मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र पटना बिहार से अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आज बात पुलिस प्रशासन की। पुलिस का काम समाज की सुरक्षा करना और समाज में सौहार्द बनाए रखना, समाज में कानून प्रशासन एवं समाज के प्रति विश्वास बनाना होता है। परंतु ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे पुलिस पर भी अविश्वास होने लगता है और पुलिस का प्रशासन ही खुद संदेह के घेरे में आ जाता है और लोग पुलिस को देखकर उत्साहित कम हतोत्साहित ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि पुलिस से लोग बेवजह डरने भी लगते हैं। तो आज कुछ उस ढंग की बात मैं करूँगा जिससे कि पुलिस के प्रति जो नकारात्मक रवैया समाज में बन जाता है वह न बने और पुलिस हमारे परिवार का हिस्सा बने। हमारे बड़े सामाजिक परिवार जो राज्य का, देश का, जिला का, नगर का होता है, उसका एक हिस्सा बना रहे और वो हमारा हमदर्द हो। ऐसी पुलिस हो, ऐसी पुलिस की कामना मैं भी करता हूँ। तो बात उसी की, जिससे आज एक ताज़ा तरीन घटना है, अखबार में छपी है। ये आज के प्रभात खबर में है। खबर बिहार शरीफ से है। पुलिस कस्टडी में अधेड़ की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया पिटाई करने का आरोप। बिहार शरीफ नालंदा। सड़क जाम कर हंगामा करते आक्रोशित परिजन व मोहल्ले के लोग। तो यह घटना देखिए, आज कल की है, आज अखबार में छपी है। पुलिस कस्टडी में मौत के बाद परिजनों ने बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाकर बुधवार को जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने स्थानीय अस्पताल चौराहे पर लगभग 4 घंटों तक हंगामा किया और तोड़फोड़ की। लोग अस्पताल में भी घुस गए, जिससे डरकर स्वास्थ्यकर्मी भाग खड़े हुए। अब यह हालत है। यह घटना 50 वर्षीय विनोद राम के साथ हुई है। आरोप लगा कि बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी हालत चिंताजनक हो गई। पेट में तेज दर्द के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस का कहना है कि पेट में तेज दर्द के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस का कहना है कि विनोद राम को नशे की हालत में अस्पताल चौक से गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट भेजा जाना था। तभी अचानक उन्हें पेट में तेज दर्द होने लगा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब यही सब संदेहास्पद चीज़ें होती है तो लोगों का विश्वास उठ जाता है कि भाई आपने उसको पकड़ करके लाया और अचानक पेट दर्द हुआ और मर गया। तो पेट दर्द होने के बाद मर गया, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि हाजत में पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाती है, तो पुलिस पर संदेह उठता है, संदेह होता है। खैर, ये तो एक घटना है। आगे की भी मैं एक घटना इसमें जिक्र करता हूँ। यह मामला कुछ पुराना है। यह मामला कब का है वो एग्जैक्ट खबर तो इसमें नहीं है, वो अखबार मेरे पास नहीं है, लेकिन 3 अप्रैल 2024 की खबर है मेरे पास, दैनिक जागरण पटना अंक का। उसमें एक खबर छपी है, न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक थी, फिर भी जितेश को पुलिस ने उठाया, हिरासत में मौत। यह फुलवारी शरीफ का मामला है। फुलवारी शरीफ पुलिस की अभिरक्षा में मेधावी जितेश कुमार की मौत के मामले में
सनसनीखेज जानकारी आई है। पुलिस ने जितेश को हिरासत में लेकर कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की है। जितेश के भाई नितेश ने बताया कि रिश्तेदार के अपहरण कांड में संदिग्ध आरोपित बनाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के उपरांत 6 फरवरी को न्यायालय ने अंतिम संरक्षण दिया था। बावजूद इसके पुलिस ने जितेश को उसके मित्र मुकेश के साथ राह चलते बांस घाट के पास से उठा लिया और अनुमंडल पुलिस कार्यालय लेकर गए। वहां राहुल को पुलिस पहले से लेकर पहुंची हुई थी। इतना ही नहीं, तीनों युवकों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी पुलिस ने उनके घर वालों को नहीं दी थी। फिलहाल इस मामले में वरीय अधिकारियों ने मौन साध रखा है। तो इसमें भी वही बात हुई, पिटाई से उल्टियां करने लगा था जितेश। श्री राम सिंह जो उनके पिता हैं, श्री राम सिंह की ओर से की गई प्राथमिकी के अनुसार पुलिस अलग कमरे में जितेश को इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि उसकी चीखें दूसरे कमरे तक सुनाई दे रही थी, जिसमें राहुल व मुकेश हिरासत में थे। जब चीखें शांत हुई तो पुलिसकर्मी उनके कमरे में आ गए, उन दोनों को भी पीटा, फिर दोनों को जितेश के कमरे में ले गए। वहां उल्टियां पसरी थी, फर्श पर जितेश अचेत पड़ा था। एम्स में जितेश की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस वाले सबके साथ राहुल को लेकर वाहन से जहां तहां घुमाते रहे, फिर पीएमसीएच में लाकर उतार दिया। पुलिसकर्मियों के चंगुल से छूटने के बाद राहुल ने नितेश को कॉल कर जितेश की मौत की खबर दी। पिता श्री राम पीएमसीएच आए तो जख्मों से भरे बेटे के मृत शरीर को देखकर स्तब्ध रह गए। तो ये जितेश की घटना है। ये अप्रैल 2024 के पहले की घटना है। शायद मार्च में हुई होगी या और पहले हुई होगी, पता नहीं है, इसमें उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो ये अभी आपको बिहार शरीफ का एक मामला मैंने दिखाया था जो कि ताज़ा है, और ये पुराना मामला है, लगभग 1 साल पुराना। ये फुलवारी शरीफ का है। इसी जितेश के मामले से जुड़ी एक और खबर है जो है आपको 30 जुलाई के अखबार में छपी है। पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ पुलिस की पिटाई से ही हुई थी मेधावी युवक की मौत। मामला अपहरण के संदिग्ध जितेश की पुलिस हिरासत में मौत का। जितेश पर संदिग्ध अपहरण करने का आरोप लगा था और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। इसमें लिखा है कि राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर निवासी राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर निवासी जितेश कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मौत का कारण बेरहमी से पिटाई किया जाना था। पीएमसीएच में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया था। और भी बहुत सारे डिटेल हैं इसमें। इस मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने पटना पुलिस पर 15,75,400 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 20 जून को पटना पुलिस पर 15,75,400 रुपये जुर्माना लगाया गया था और एसएसपी को यह राशि आरोपित पुलिसकर्मियों से वसूल कर उनके पिता श्री राम सिंह के खाते में जमा करने का आदेश दिया था। यह रकम 30 दिनों के भीतर खाते में जमा करने का आदेश था। ऐसा नहीं होने पर प्रतिवर्ष 12% ब्याज देने को कहा गया था। हालांकि अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली। मतलब घटना के बीएचआरसी बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश के 1 महीने बाद तक भी मुआवजे की रकम नहीं मिली। ये आप अखबार की कटिंग देख सकते हैं। नहीं, आपको दिख नहीं रहा है ठीक से क्योंकि ये कैमरा, तो ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, उतना मैं दक्ष नहीं हूँ अभी वीडियो बनाने में। मैं दिखाऊंगा बाद में। लेकिन हाँ, ये खबर है। तो जितेश से संबंधित 2 खबर है। जितेश की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस अभिरक्षा में हुई है। पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ है कि पुलिस की पिटाई से हुई थी मेधावी युवक की मौत। तो पुलिस का जो रवैया है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है।
तभी पुलिस वाले लगेंगे कि पुलिस वाले हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारी सुरक्षा, अभिरक्षा और संरक्षण के लिए हैं। अन्यथा पुलिस वाले से तो आम आदमी को डर ही लगेगा। तो मैंने 2 घटना दिखाई अभी आपको। अब तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। और एक और घटना ये अभी घटी है, ये इसकी भी मेरे पास अखबार की कटिंग थी, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, कहाँ चला गया। ये भी घटना, ये दिसंबर 2023 की एक घटना है। ये है एसएसपी, एएसपी सहित थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश। ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। यह खबर 27 मार्च यानी आज ही की दैनिक जागरण में है। इसमें मामला यह था कि चंदा देवी, बदला हुआ नाम, की याचिका ने यौन उत्पीड़न का शिकायत किया था और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब बाद में हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। पटना हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग पीड़िता की शिकायत पुलिस द्वारा नहीं दर्ज किए जाने के मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने चंदा देवी, बदला हुआ नाम, की याचिका पर सुनवाई करते हुए रुपसपुर थाने को निर्देश दिया। यह भी पटना की ही घटना है। रुपसपुर थाने को निर्देश दिया कि वह पीड़िता की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे। और भी इसमें कुछ कुछ आदेश है। इसमें हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि रुपसपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि यह महज पुलिस विभाग की विफलता नहीं, बल्कि बिहार सरकार के गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। गृह विभाग को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये जारी करने का आदेश भी दिया गया था। तो ये सब पुलिस की गड़बड़ियाँ देखिए। एक और ये गड़बड़ी हुई कि पुलिस वाले एक लड़की की, नाबालिग लड़की की, नाबालिग लड़की की यौन उत्पीड़न की शिकायत ही नहीं लिखे। बाद में जब हाईकोर्ट ने इतना दबाव दिया, इतना आदेश पारित किया, तब शायद कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अभी तो आदेश ही दिया है लगता है, तो ये अब उसमें आदेश दर्ज होगा। अभी तक आदेश ही दर्ज नहीं हुआ, समझ लीजिए। ये घटना, नाबालिग ने रुपसपुर थाना को 22 दिसंबर 2023 को ही आवेदन दिया था कि वह भी अपने चचेरे भाई पर आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाया था। तो इस शिकायत पर कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। तो ये सब पुलिस को सुधार करने की ज़रूरत है। नहीं सुधार करेंगे तो ठीक है, हम लोग पुलिस से डर कर ही जिएंगे। हो सकता है हमारी कोई गलती नहीं हो, लेकिन पुलिस को देख करके ही हमें डर हो जाएगा कि पुलिस वाले क्या करेंगे, नहीं करेंगे। थाना जाने से हम परहेज करेंगे। तो पुलिस विभाग को इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। तो हाजत में जो ये दुर्घटनाएं या मौतें हो रही है, इस पर कोई भी पुलिस, केवल बिहार पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस को संज्ञान लेने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है। एक इससे जुड़े एक और बात की मैं चर्चा करना ज़रूरी समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, इस बात से पहले एक आंकड़ा ये 9/5/2023 के अखबार में छपा है, जो कि एडिटोरियल के रूप में है, थानों में सीसीटीवी लगे। उसमें एक रोचक आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2021 में प्रकाशित एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2 दशकों में भारत में हिरासत में 1888 मौतें हुई है। हिरासत में मौत एक बराबर का सिलसिला है। उस दौरान पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 आपराधिक मामले दर्ज हुए, पर केवल 358 मामलों में ही नाम के साथ आरोप दर्ज हुए। तो पुलिसकर्मी पर ही अपराध के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।
और वो भी उसमें भी जानबूझ करके नामित अपराध के नाम से अपराध के मुकदमे दर्ज नहीं हो सकता है वो लोग करेंगे ही नहीं। जब पीड़िता के अपराध के प्रति जो अपराध होता है उसके मुकदमे जब वे दर्ज नहीं होते हैं तो पुलिस पर ही अपराध के मुकदमे दर्ज होंगे और उन्हीं को दर्ज करना है तो वे कैसे करेंगे? यह तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, उसी में एक और आंकड़ा है स्वतंत्र अध्ययन तो यह कहते हैं कि 2019 में हर रोज हिरासत में औसतन लगभग 5 लोगों की मौत हो गई। जेलों में भी हत्या, यातना और मारपीट की घटनाएं होती है। ऐसी वारदातों को रोकने में से अच्छा हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थानों में सीसीटीवी लगना चाहिए। यह इस तरह का आदेश तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार दिया है कि थानों में सीसीटीवी लगे, जिसमें थाने में जो शिकायतकर्ता जाते हैं या जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है, जो रिकॉर्ड में आ जाए, दर्ज हो जाए कि किसकी पिटाई हो रही है हाजत में, या ऐसे भी किसी के साथ पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या शिकायत जो कराने गया है उसको डांट रहे हैं, उसको भगा दे रहे हैं। ये सब चीज़ें कैमरों में कैद हो जाएगी तो जो पुलिस पर जो अत्याचार का आरोप लगता है वह नहीं लगेगा और पुलिस थाने में जाने में आम आदमी डरेगा भी नहीं। और किसी की मौत हुई है पिटाई से या थर्ड या जो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री इंटरोगेशन या थर्ड डिग्री टॉर्चर या जो कह लीजिए, वे सब नहीं होंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ऐसा कहा है कि थानों में सीसीटीवी लगे। यह खबर 9/5/2023 की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जांच एजेंसियों और थानों में 3 माह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। जांच और पूछताछ की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा हिरासत में लिए गए आरोपियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। सीसीटीवी के अभी आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार दिया है। हालिया आदेश में आगामी 18 जुलाई तक दिसंबर 2020 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 2015 के एक मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत देश भर के थानों और जेलों में कैमरे लगाने का आदेश दे चुकी है। वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा गया था कि जांच के दौरान अपराध स्थल पर की गई वीडियोग्राफी का इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षण निकाय बनाने का निर्देश दिया गया था। तो इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को कई बार निर्देश दिया है कि भाई जांच में पारदर्शिता रखी जाए, थानों में सीसीटीवी लगें, पर लगता नहीं है कि इस पर ठोस काम हुआ है, या हुआ भी है तो कुछ सीसीटीवी लगे होंगे। हो सकता है कि कुछ थाने के कुछ भाग में लगे हों, कुछ भाग में जहाँ लगना एकदम ज़रूरी है वहाँ नहीं लगे हों। मेरा तो अपना सोचना है कि एकदम हाजत में भी सीसीटीवी हमेशा लगे रहें कि हाजत में किसके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, कैसे डांटा जा रहा है, कैसे पीटा जा रहा है, ये सब बंद हो जाएगा अपने आप। तो पुलिस को सुधार की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि जनता में लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ इतना बड़ा कानून का तंत्र है, तो फिर इसमें थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अपराध कोई स्वीकार नहीं करता है, कोई बताता नहीं है, तो फॉरेंसिक जांच हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, और कोई टेस्ट हो, इस सब टेस्ट का सहारा लिया जाए। उसको मारपीट करके स्वीकारोक्ति बयान करा लेने से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, केवल अत्याचार होता है, बाद में वह मुकर जाता होगा। क्योंकि स्वीकारोक्ति बयान हाजत में जो लिया जाता है, पुलिस अभिरक्षा में जो लिया जाता है, उसका कोई ठोस सबूत तो कोर्ट मानती नहीं है, उसके लिए फिर अलग से सबूत जुटाने पड़ते होंगे, और इसी के चलते लोग छूट जाते हैं। तो पहले ही उसके मोबाइल की डिटेल, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल आदि मंगा करके, उसकी पास्ट हिस्ट्री की डिटेल, और उसको जो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट इत्यादि की डिटेल बना करके तब मुकदमे दायर किए जाएं, तो मुकदमों में सरकार की जीत ज़्यादा संख्या में होगी। तो ये सब करके हम लोग पुलिस प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं और अपराध में कमी ला सकते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन भी रोक सकते हैं, और समाज में आम आदमी का एक दूसरे के प्रति, परस्पर प्रशासन के प्रति विश्वास जमेगा, भाईचारा बनेगा,
देश में अमन चैन होगा, शांति होगा, विकास होगी। तो मित्रों, मेरा यह सोचना है, अब यह गलत है सही है इसका फैसला तो आपके पास, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल चलाने के पीछे, ठीक है मैं भी चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आगे बढ़े, लेकिन मेरा मकसद आपकी सेवा है, आपकी मदद है, आपसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए मैं करता हूँ। जनता का भला हो, आप भी मेरे भाई बंधु हैं, परिवार हैं। तो मेरी वीडियो पर आपकी राय ज़रूरी है, आप अपना कमेंट दें। मोटा मोटी यही है कि भाई पुलिस अभिरक्षा में मौत ना हो, पुलिस को 3rd डिग्री टॉर्चर करके स्वीकारोक्ति बयान लेने की नौबत ना आए, दूसरे ढंग से जांच हो। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, एआई है, और भी कॉल डिटेल का रिकॉर्ड है, लोकेशन है, कहाँ कौन कब था नहीं था। तो इसलिए अपराध का अनुसंधान अब उतना जटिल नहीं है जो कि 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना पड़े, मारपीट करनी पड़े। तो ऐसा करने से कई सारे हाजत में जो मौत हो रही है वो सब बंद हो, हिरासत में जो मौत हो रही है वो बंद हो जाएगा। तो मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो अच्छा होगा, जिससे कि आपसे मेरा संपर्क बनेगा। नमस्कार, धन्यवाद।